हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो एस्पिरेंट इस बार एग्जाम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी को एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपने ऑब्वियस सी बात है, एमपी सेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया होगा, और इस बार वाला क्वालिफाई किया हो या पिछली बार वाला क्वालिफाई किया हो, जो भी और बाकी बच्चे हैं, आज सभी का ब्यौरा मैं आप सभी को इस सेशन के अंदर दूंगा। कितने बच्चे आप सभी में से सिलेक्ट होने वाले हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कितना कंपटीशन आपके सब्जेक्ट में रहेगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है बच्चे, आज जूलॉजी वाले बच्चों को मैं एग्जैक्टली क्लियर कर दूंगा इस सेशन के अंदर। देखो भाई, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है ना, पहला पॉइंट ये कहता है कि सर हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे एग्जाम के अंतर्गत जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, कौन कौन सा कंपिटिटर सर हमारे एग्जाम में शामिल होने जा रहा है। देखो भाई, एक तो वो बच्चे मानिए जिन बच्चों ने अभी जो आपका रिजल्ट आया है सेट एग्जाम का, है ना, लगभग अगर मैं जूलॉजी विषय वाले कौन बच्चे होंगे, जूलॉजी विषय वाले वो बच्चे होंगे जिन्होंने लाइफ साइंस से आपका एग्जाम, आपका सेट वाला एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इन बच्चों की संख्या जो है लगभग 400 से 500 आपकी रहेगी। लगभग 400 से 500 सारी कैटेगरियां मिला करके ओवरऑल जो मैक्सिमम संख्या मैंने आपको बता दी, 400-500 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब की बार में लाइफ साइंस सब्जेक्ट से विषय से जिन्होंने किया है। तो लाइफ साइंस सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, इन 400-500 में से आप मान लीजिए 400-500 बच्चों में से दो कैटेगरी में बच्चे आपके अभी विभाजित हो जाएंगे। एक बच्चे वो होंगे जो जूलॉजी सब्जेक्ट से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, और इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोटनी एग्जाम से भी देंगे। तो सर ये अभी वाले सेट की बात है। इसके साथ साथ जो आपका प्रीवियस सेट वाला एग्जाम हुआ था, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, तो भाई वो भी एस्पिरेंट आप सभी के सामने सारे के सारे रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के पहले नंबर पे ये दो प्रकार के एस्पिरेंट हैं जो आप लोगों के लिए शामिल होंगे एग्जाम में। ये भी फर्दर वैसे ही है, आपके जो पिछली बार भी सेम ही रेशो रहता है, लगभग 400-500 बच्चे जो पिछली बार किया है, वो भी आपका फिर से दो कैटेगरी में बैठेंगे। कुछ बच्चे जूलॉजी सब्जेक्ट से देंगे एग्जाम, और कुछ बच्चे आपके बॉटनी से देंगे। तो ओवरऑल मैं पिछले बच्चे और अभी वाले बच्चे सारे मिला जुला करके आपको अगर कहता हूं ना, तो वही आपके आता है सर लगभग 400 से 500 बच्चे हैं। लगभग 400 से 500 बच्चे हैं जो ये आपके एग्जाम के अंदर सेट वाले शामिल होने हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सर वे बच्चे होंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है। और नेट क्वालिफाई करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, नेट क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट हैं, और सामान्यतः अब देखो आपके राज्य का पेपर है तो आप ही के राज्य से नेट मान के चलिए, ओवरऑल पूरे भारत के नहीं, कुछ बच्चे दूसरे राज्यों से भरेंगे, उनकी चिंता मत कीजिए, वो जनरल में शामिल होंगे, कैटेगरी उनका फायदा नहीं मिलेगा। तो किसी भी राज्य कुछ भी मिला करके मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं 400 से 500 बच्चे, इनको मान लीजिए जो आप सभी के सामने इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे बच्चे, ये पीएचडी वाले बच्चे, मैं कहता हूं कि 400 से 500 बच्चे इनको मान लीजिए। हालांकि इतने नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। मैं कहता हूं एक मैक्सिमम रेशियो हम मान लेते हैं। मैं ओवरऑल करके सर इन सभी को अगर टोटल काउंट में आपको बताऊं तो आपने कह दिया सर ये हो गए 1500 बच्चे। 1500 बच्चे हैं सर जो आपके एग्जाम के अंदर। अब ये संख्या जो है ना थोड़ी सी वेरी करती है। ये संख्या आपकी, मतलब एक अगर डाटा हम उठाएं सारे वर्षों का, तो ये संख्या आपकी 1500 से 2000 के बीच में रहती है। और ये वो संख्या जो मैंने आपको बताई है, जो बच्चे आपके फॉर्म फिल करेंगे सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, लगभग 2000 के आसपास तक रहती है आपके सब्जेक्ट में जो फॉर्म फिल करेंगे। इनमें से एग्जाम देने का आज तक का जो रेशो रहा है बच्चे, वो कभी 60% से ज़्यादा नहीं रहा। जितने बच्चे भी फॉर्म भरते हैं ना, उन बच्चों में से 54 से 60%, 54 से 60% के बीच में बच्चे पेपर देने पहुंचते हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको कहूँ ना, एक राउंड फिगर में मैं एक डिजिट ले लेता हूँ, तो भाई आपके एग्ज़ाम के अंदर ये 1000 स्टूडेंट होने वाले हैं जो एग्ज़ाम देंगे, जो तैयारी भी करेंगे। कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, लगभग 1000 बच्चे देंगे। और जूलॉजी सब्जेक्ट जो आपका अभी ये सेशन हमारा जूलॉजी के ऊपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 119 वैकेंसियाँ हैं। इस बार 119 वैकेंसियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और 119 वैकेंसियों पे आप लोग ये 1000 बच्चों को मान के चलिए जो कि कंपटीशन में हैं आप सभी के साथ में। इनके अंदर सेट वाले भी सारे आ गए, नेट वाले भी आ गए,
और जो पीएचडी जिन्होंने कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं, तो वो भी आ गए। ये पीएचडी वालों से मत घबराना, ये जो पीएचडी वाले हैं ना, आप देखना अधिकतर वो बच्चे मिलेंगे आपको जो प्राइवेट से कहीं से करके आए होंगे पीएचडी, ये वो वाले मिलेंगे, एलिजिबल तो हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पीएचडी वाले हैं ना, ये बच्चे जूलॉजी से पीएचडी नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे, सबकी नहीं कह रहा, कभी कोई बुरा मान जाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके जो सब्जेक्ट जूलॉजी से पेपर देना, जूलॉजी से नहीं मिलेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत जो बाकी के सह विषय आते हैं ना, उनमें से किसी विषय से मिलेंगे जो आसान पड़ता है। तो इनको सिलेबस करने के लिए तो इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इनकी पीएचडी से मत डरना, कोई खास वो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिपरेशन इनको अलग से करनी पड़ेगी सिलेबस की, उसके बिना नहीं होगा। तो 3 तरह के बच्चे मैंने कहा, एक सेट अभी के सेट वाले, पिछले सेट वाले, नेट वाले, और बच्चे पीएचडी वाले, कुल मिलाकर के ये बच्चे होंगे आपके पास 60% के आसपास आते हैं। मैं कहता हूं कि अब 1000 बच्चे मान लीजिए, ये 1000 बच्चे लगभग आपके कंपटीशन में है। ये डाटा कभी परफेक्ट नहीं होता कि 1000 हैं तो 1000 आएंगे, 1001 नहीं आएगा भाई, ये लगभग 200-400 ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तैयारी करने वाले बच्चे इससे ज़्यादा नहीं होते। और इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हमें देना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया, सिलेबस क्या होता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे अभी आपको। तो एक नई स्लाइड पे मैं बात कहूँ तो सर, ये 119 वैकेंसी को पूरी करने के लिए लगे कितने बच्चे हुए हैं? मान लीजिए मैं कहता हूँ जो तैयारी करेंगे बच्चे, वो 1000 स्टूडेंट आपके लगे हुए हैं, 1000 स्टूडेंट आपके लगे हुए हैं बच्चे, ठीक है, 1000 स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा बोल सकते हो, अच्छा सारी कैटेगरी आ गई इसके अंदर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, या आपका जो हैंडीकैप वगैरह है, ईडब्ल्यूएस है, सारी कैटेगरी आ गई बच्चे अपनी अपनी वैकेंसी के हिसाब से। तो इसके अंदर वो सारे के सारे बच्चे, 1000 बच्चे आपका पेपर देंगे 119 वैकेंसी को भरने के लिए। एपी के एग्जाम में, अब 119 से मतलब नहीं है, एपी के एग्जाम में सबसे पहला मतलब है कि एपी के एग्जाम को क्वालिफाई 119 बच्चे नहीं करेंगे, 119 का 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 3 निम्मा 27, बच गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, और भाई 3 एकम 3, ये लो, ठीक है, 357 बच्चे ये इन 1000 में से ही हैं। एपी के एग्जाम के अंदर इन्हीं 1000 बच्चों में से 357 बच्चे होंगे, और ये बच्चे फिर आगे फर्दर जा करके इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, और इंटरव्यू के अंदर बच्चे इन सारे एस्पिरेंट्स को फिर फाइनली जो सिलेक्ट करेंगे ना, वो 119 होंगे हमारे पास, वो 119 होंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जिन्होंने एमपी सेट नेट जो भी एग्जाम कर रखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों में से बता रहा हूं यही हैं, बाकी ये चाहे ये 1000 के 3000 बच्चे फॉर्म भर दें, चाहे 10,000 भर दें, आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो इन 1000 बच्चों का ही है। अब ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा आप इन 1000 में से हैं कि नहीं। आप भी अगर वैसे ही वाले बच्चों में से हैं, एग्जाम के टाइम पे कहोगे यार तैयारी तो है नहीं, तो फिर आप ये वीडियो भी मत देखो, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अभी जितना समय बचा हुआ है पढ़ने वाले बच्चों में शामिल होने का मतलब मेरा ये नहीं है आपको बहुत कुछ आता है, आपको नहीं आता कुछ भी, लेकिन एक डिटर्मिनेशन आपके मन में है कि ये अगले जो 3-4 महीने मेरे एग्जाम के बचे हुए हैं ना, इसमें मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा, तो आप इन 1000 में शामिल हैं। ध्यान रखना, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल महारत हासिल करके बैठा हुआ है कि भाई बस एग्जाम आ जाए मैं नहीं छोड़ दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं है। सारे बेचारे जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, परिस्थितियां सबकी खराब हैं। 1% को हटा दो, कभी आप मेरी बात को लेकर के बैठ जाओ कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, 1-2% को हटा दो, बाकी मुझे पता है बहुत दूर दूर जाति जनजातीय क्षेत्र जहां तक सारी सुविधाएं भी नहीं है, बिजली पानी की, हो सकता है इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन नहीं है, वो बच्चे भी हैं। डेडिकेशन अगर दिखाएंगे तो मेरे भाई जरूर आप इन बच्चों के अंदर शामिल हो जाओगे। तो कंपटीशन तो इतना ही है बच्चे कि आपको इन बच्चों से कंपीट करना है। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, सेट हो गया, एपी हो गया, नेट हो गया, जो भी एग्जाम इस प्रकार के होते हैं ना, अगर आप एग्जाम के अंदर समथिंग 60 से 65% नंबर ले आते हो ना, तो आप चिंता मत करो किसी भी चीज़ की। मैंने पहले भी कहा था, सेट के अंदर ही मैंने आपको यही बोला था कि भाई 60-65% के आसपास नंबर ले आओ, आपको कोई बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना बात को। 60-65% आप ले आते हो तो आपको मतलब ही नहीं कि आपके कंपटीशन में कितने हैं, तुम्हारी क्षमता इस चीज़ की है। ये नंबर तुम लेके आने लग जाओगे, तुम्हें नहीं रोक पाएगा कोई, तुम्हें फाइनली सिलेक्ट होने से नहीं रोक पाएगा। अब ये 60% बच्चे इतने ही बच्चों के मुश्किल से आते हैं 119 के आसपास के, कभी आप सोचो, मुश्किल से इतने ही बच्चों के आते हैं, ज़्यादा के नहीं आते हैं, बहुत इतनों के ही आते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे उसके आएंगे। और पढ़ना, देखो यार, आज भारत के अंदर
आज भारत के अंदर रीडर से ज्यादा राइटर हैं, इसीलिए राइटर भूखे मर रहे हैं। समझ रहे हो? रीडर से ज्यादा राइटर हैं भारत में, इसलिए राइटर भूखे मर रहे हैं, क्योंकि रीडर तो है नहीं। ये अच्छा अच्छा लिख सकते हैं, टैलेंटेड है, सब कुछ है इनके पास, टैलेंट, अच्छी किताब लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं बुक पब्लिश करवाने में। रीडर तो नहीं है, कौन पढ़ेगा इनको? इसलिए बेचारे परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। यही हालत टीचरों की है। टीचरों के साथ भी यही है कि स्कूल कॉलेजों के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हैं, अगर कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भाई नहीं उतनी ज़्यादा डिमांड है, तो टीचरों की डिमांड, प्रोफेसर्स की डिमांड सबकी कम हो जाती है। अब पढ़े लिखे तो बहुत हैं, क्वालिफाइड भी बहुत हैं, लेकिन जॉब के लिए फिर से वही एक वैकेंसी के लिए 3-4 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। बट अभी बात हमारी है कि अब वैकेंसी तो आ गई है। जब वैकेंसी आ गई है तो मेरे भाई अब क्या किया जाए? वैकेंसी आ गई है तो सर अब तो नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी हालत में। अब सारी चीज़ें हमारे सामने, सारे मौके हमारे पास में हैं। अब तो बस हमारे पढ़ने की देरी है बच्चे। पढ़ाई के लिए कैसे करना है, एक बार ये स्टडी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। स्टडी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुन लिया तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो जाए। कोई नई बात बताऊंगा आपको। नई बात से मेरा मतलब जो भी आपको यूटिलाइज हो गई। देखो यार, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे सामने ऐसे होंगे जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि बस अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। इन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया है ना, ये दृढ़ निश्चय इनका 15 दिन तक तो ठीक ठाक रहेगा। 15 दिन तक ये क्या करेंगे? 15 दिन तक ये बच्चे बैच खरीदेंगे अलग अलग टीचरों से, है ना, और बुक्स खरीदेंगे, भर भर के बुक्स खरीदेंगे। दोस्त ने बता दी, किसी टीचर ने यूट्यूब पे बता दी, वो कर दी, ये बुक्स खरीदेंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये पढ़ाई भी करेंगे, 15 दिन अच्छी खासी करेंगे। अगले 15 दिन के अंदर इनका जो निश्चय था ना, जो इन्होंने निश्चय किया था, वो भूलने लगेंगे और इनका मारेगा डाउन। इनकी प्रिपरेशन, पढ़ने का जो 6-6 घंटे दे रहे थे ना, कोई 8 घंटे भी दिए होंगे शुरू में उत्साहित होकर के, अब 15 दिन के बाद इनको ये भूलना शुरू हो जाएगा कि तुमने अभी कुछ समय पहले फॉर्म भरा था, तुमने निश्चय किया था कि जबरदस्त पढ़ोगे, एग्जाम करना, अपने आप हल्का हो जाएगा। क्योंकि जीवन में परिवार, जॉब, पैसे की तो कमी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में हम पाल के रखते हैं। हालांकि कोई इन चीज़ों को मतलब नहीं रखने का, तो एक ही मतलब, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि तुम जॉब लोगे, वो समस्या का समाधान है। तो भाई ये बच्चे आप ही के 1000 में से ये भी होंगे। ये फिर 1 महीने बाद किसी टीचर की मोटिवेशनल वीडियो आएगी ना, फिर ये निश्चय करेंगे, फिर 15 दिन पढ़ेंगे, फिर 15 दिन डाउन मारेंगे। और जब डाउन मारते तो पिछला पढ़ाया भी हमारा रिवीजन हो नहीं पाता अच्छे से। तो आधे बच्चे तो इसमें बाहर होंगे, ये जो फालतू का निश्चय करने वाले हैं ना, अभी ये एग्जाम फॉर्म आया है तो कर लेंगे सारे निश्चय। दूसरी तरफ ये 1000 में से भी आधे बच्चे ऐसे बचेंगे जो एकदम से 8 घंटे पढ़ना तो शुरू नहीं करेंगे। ये बच्चे अपनी शुरुआत करेंगे कि भाई चलो, मेरा 3 घंटे का फ्री टाइम है, मैं 3 घंटे से पढ़ाई शुरू करता हूँ या करती हूँ, और धीरे धीरे हर वीक में 1-1 घंटा बढ़ाने की कोशिश करूँगी या करूँगा। तो ऐसे करके 3 घंटे, फिर उसके बाद 4 घंटे, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मेरा टाइम जो है वो 5 से 6 घंटे का निकल जाए पढ़ाई का। और जिसका बच्चा ये 5 से 6 घंटे पढ़ाई का निकल गया ना टाइम, नहीं हरा सकता कोई। लेकिन ये रोज होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये एक दिन वीक में तुम लापरवाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तुम ले लो अपना, अगर तुम्हें लगे तुम कर सकते हो लापरवाही। बट ये करते करते तुम्हारा 1 महीने के अंदर ये टाइम 6 घंटे का आ जाना चाहिए मेरे भाई। अभी 6 घंटे के टाइम जो है ना, इसमें तुम्हारे 2 से 3 घंटे तो टीचर्स के लेक्चर देखने में हो जाते हैं, और 2 से 3 घंटे बच्चे आपके ये फिर आपकी सेल्फ स्टडी के हो जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ों में बांट करके आपको पढ़ना है। और ये जो 6 घंटे मैंने कहा ना, 6 घंटे का मतलब ये नहीं है कि तुम लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे गए और 3 बजे तक 6 घंटे दे करके निफराम, ऐसे नहीं है। 9 से 3 के बीच में तुम खाना भी खाओगे, पानी भी पियोगे, तुम थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल भी चलाओगे, तो उसको काट देना है। उसको काट के ये 9 से 3 नहीं, ये 9 से लगभग 5 बजे करना पड़ेगा आपको, तब 6 घंटे माने जाएंगे। जो बीच का जितना व्यर्थ टाइम है ना, वो हटा करके बात कर रहा हूँ। वैसे बोलो तो इसको 8 बोल दो। बच्चे बोलते हैं मैं 10 घंटे लाइब्रेरी में रहता हूँ। लाइब्रेरी में 10 घंटे रहते हो, लेकिन पढ़ते कितने टाइम हो? बीच में कितना समय जाता है दोस्तों से बात करने में, मोबाइल चलाने में, खाना खाने में, खाना बनाने में, या कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज जो भी चीज़ें आपके पास है ना। तो मेरे भाई वो मैं नहीं कर रहा, वो तो तुमसे 24 घंटे बैठे रहो, पढ़ाई थोड़ी हुई। पढ़ाई कितने घंटे हुई? पढ़ाई 6 घंटे कर रहे हो ना, तुम्हें रोकने वाला तो कोई है नहीं। और जो बच्चा 6 घंटे अभी पढ़ाई करेगा,
एग्ज़ाम के पास में जब उसका एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, एग्ज़ाम से लगभग 1 मंथ, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, जिस बच्चे ने अभी के 2 महीने ये 5-6 घंटे का अपना 6 घंटे का लिया है जो स्टडी टाइम बच्चे, तो उसका एग्ज़ाम के आसपास 1 महीने में वो बच्चा जो 6 घंटे अभी ले आया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो वो टाइम नहीं देखेगा, जब उसको लगेगा कि यार 2 महीने की तेरी कंटिन्यूटी हो गई है, अब तो भाई फोड़ दे, अब तो फोड़ दे, सारे रिकॉर्ड तोड़ करके पढ़ाई करनी है, फिर वो रुकने वाला है नहीं। और मेरे भाई मैंने क्या कहा कि लगभग 300 से 400 बच्चों को तो मेंस में से उठाना ही है। कंपटीशन में मुश्किल से तुम्हारे 1000 भी नहीं है। तुम पढ़ लिए तो इन 300-400 में तुम ही हो, कौन आएगा? और इन 300-400 बच्चों में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। तुम असफल इसलिए हो सकते हो क्योंकि तुम उस दौड़ में शामिल ही नहीं हो रहे, तुम पढ़ ही नहीं रहे। दौड़ में शामिल तब होगे जब तुम पढ़ोगे। अगर तुम शामिल हो गए ना तो तुम ही हो, कोई नहीं है फिर ऐसा। और आपको बता देता हूं, आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है, यहां पर जितने बच्चे, देखो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, बहुत सारी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ी सिटी में रहते, तो बड़ी सिटी वाले बच्चों का सुविधाएं हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास सुविधाएं हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस एग्जाम तक बहुत कम बच्चे रुकते हैं। हाँ, फीमेल्स 90% रुकी हुई हैं, फीमेल्स हैं इसके अंदर। फीमेल्स दौड़ में ज्यादा हैं, अभी फीमेल्स दौड़ में ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। अगर मेल से कंपैरिजन करो, बहुत ज्यादा हैं अभी इस दौड़ में। और जो बच्चे जाति जनजाति क्षेत्र, जो कुछ गांव ही पूरे जाति जनजाति क्षेत्रों के हैं जो दूर हैं मेन सिटी से, अधिकतर बच्चे हैं भाई वो बेचारे मेहनत तो जबरदस्त करते हैं, जितनी उनसे हो पाती है अपना करते हैं वो। और वही बच्चे हैं, अगर वो बच्चे अभी भी लगातार उन्होंने एपी के लिए भी तैयारी कर ली, तो सिलेक्ट तो तुम में से ही होना है, कंपटीशन में तुम ही हो। बस तुम में से कंपटीशन में वो नहीं है जो इस समय पे पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ रहा है ना, वो है कंपटीशन में। कोई तुम में से आइंस्टाइन ने फॉर्म नहीं भरा है, सारे बच्चे जितने हैं तुम्हारे जैसों ने ही फॉर्म भरा है। अब तुम जैसों में से ही जो पढ़ लेगा वो निकल जाएगा भाई। 90% किसी को नंबर नहीं लेने, मैं कह रहा हूं 800 नंबर का पेपर आएगा तो 800 नंबर के 60-65% नंबर आपको जनरल कैटेगरी में लेने हैं। और जो बाकी कैटेगरी है, आ जाओ काफी नीचे आ जाओ, बाकी कैटेगरी तो काफी आ जाओ। अभी एमपी सेट का रिजल्ट आया, अब अपने 35 बच्चे अपने एक ही बैच से सिलेक्ट हुए थे। उन बच्चों में अगर मैं देखूं ना, तो वो बच्चे भी थे जिनके 180 से 200 नंबर थे जनरल कैटेगरी में, 180 से 200 के बीच में नंबर उनका एस्टिमेशन था। और वो बच्चे भी थे बच्चे जिनका 110 से 120 नंबर भी आए थे, और उनकी कैटेगरी का फायदा मिलके उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। वेरिएशन देख लो, 300 में से ये देख लो, 300 में से 100 के आसपास नंबर हैं, यानी लगभग 40% नंबर में भी क्वालिफाई हुए हैं बच्चे। SC ST में ऊपर चले जाओ तो फिर आपके 148 में ये ST वाले थे, SC वाले आई थिंक जहाँ 148 के आसपास थे, EWS SC वाले, ST वाले सॉरी SC वाले बच्चे थोड़े और ऊपर चले जाओ, और OBC वाले थे लगभग 170-72 के आसपास थे। तो वेरिएशन देखो, ये वेरिएशन सेट वाले एग्जाम में था, जनरल वालों को ज्यादा लाने थे, बाकी को कैटेगरी के हिसाब से बेनिफिट था। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 60% से भी कम नंबर में काम चलेगा। देखो ये 50% से भी कम वाले भी आपका एमपी सेट क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोगों को आपकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। और मेरे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर मैंने कहा कि कुछ कैटेगरी की लिस्ट एक 50% मार्क से भी कम पे लगेगी, कुछ की आपकी 60-65 तो हाईएस्ट मैंने बोल दिया। अब भाई किसी पेपर में तुम इतने भी नंबर नहीं लेके आ पा रहे हो, फिर समस्या का विषय है। फिर तुम ये कोई लेक्चर टीचरों के मत देखा करो, फिर आराम से बैठ के अपना कुछ काम धंधा ढूंढो। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा भी जज्बा है, माता पिता ने जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, अब ये मत कहना सर ये तो सबके माता पिता करते हैं, सबके नहीं करते हैं, सबके माता पिता नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तुम्हारे माता पिता वो हैं, तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट के माता पिता ऐसे होंगे जिनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब क्या होती है, सरकारी होती है कि प्राइवेट होती है, कहाँ जॉब मिलती है बच्चे को। लेकिन तुम जो कह रहे हो ना पढ़ाई के लिए, वो तुम्हारे लिए चीजें पूरी कर भी रहे हैं जितना उनको ज्ञान है, जितना उनको ज्ञान है। ऐसे बच्चे भी, सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। तो मेरे भाई कर तो तुम्हारे लिए बहुत रहे हैं, उनको पता भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आवश्यकताएं तो उनसे पूरी हो रही है ना, या सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, जहां से भी हो रही है। तो अभी बेटा 2-3 महीने हैं, आपने सेट क्वालिफाई कर लिया है, नेट कर रखा है, PhD कर रखी है, जो भी आपने कर रखी है। अभी आप लोग सारे के सारे अब एक वादा खुद से कर लो कि यार ये किसी बच्चे के एग्जाम में ये 3 महीने हैं बॉटनी वालों के लिए, और जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं
इन बच्चों के लिए आपके इनके लिए इनके लिए 4 महीने लगभग टाइम है। अब ये कर लो, ज़िंदगी का आखिरी रेस मान के पढ़ाई करो। आखिरी रेस है नहीं, लेकिन आखिरी रेस मान के पढ़ाई करो। सब कुछ बहुत शानदार होता है, सैलरी-वैलरी सब, आपका जीवन बहुत एक गर्वान्वित आप कह सकते हो, गर्व वाला जीवन जियोगे और अपने राज्य और अपने देश के जो दूसरे युवा हैं, उन युवाओं को भटके हुए पथ से सीधे रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करोगे, प्रयासरत रहोगे आप लोग। कोई भी समस्या आती है तो हम हैं यार, समस्या आती तो मैं हूँ आप सभी के साथ में, आप चिंता मत करो। ये आपका है, देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। बस एक समस्या भाई, पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम लेना पड़ेगा, मुझसे बात करनी है, क्योंकि देखो भाई मैं तो क्लास लेता हूँ सारा दिन, लेकिन क्लास के बीच बीच में मेरे पास ब्रेक भी होता है, तो ब्रेक होता है ना, ब्रेक में बच्चों से बात करता हूँ। ये नंबर है, आप कोई कोचिंग सेंटर में कॉल कर रहे हो ये समझ के मत करना। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे सर असीम सर से बात कर, देखो वैसे तो क्या आपने जो आपकी टीम है, कॉलिंग टीम है, वैसे तो उसके पास नंबर है, वो उठाती है, वो बात करती है बच्चों से, लेकिन मैं फ्री होता हूं तो मेरे पास भी रहता है। बट आप ज़्यादा बेहतर ये कि व्हाट्सएप पे आप पहले पूछ लो सिम सर कब फ्री है, टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे कॉल कर लेना। कोचिंग सेंटर समझ के मत करना, अध्यापक समझ के करना कि हम अपने टीचर से बात करें। आपके स्कूल में टीचर होते थे, कई बार समस्या में फंसते थे, आप लोग उनसे बात करते थे। कॉलेज में भी टीचरों से आप बात करते हो, वैसे ही हमसे ही बात कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट आप कहीं से भी रहे हो भाई, संसारम एप्लीकेशन आप सभी जानते हो, संसारम एप्लीकेशन के बारे में आप सभी जानते हो, और एप्लीकेशन के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका बैच भी चल रहा है, बॉटनी जूलॉजी। जो बच्चे उसमें हैं वो तो हैं, ठीक है। तो बच्चे कहीं और भी पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। पढ़ते आप वहीं से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सजेशन ले सकते हैं। और जब आपके इंटरव्यू होंगे तब तो आप सारे हमारे पास ही आने, मुझे पता है। इंटरव्यू के लिए आपको आना ही पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए हम ही तैयार करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो बच्चे निश्चिंत होकर के, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रिपरेशन आप में से कोई बच्चा अगर करना चाहे, अभी जिसने कहीं पर भी कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, तो संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बॉटनी और जूलॉजी के दोनों के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं, बच्चे एग्जाम को टारगेट करके बैच मिलेंगे। और वैसे तो अभी देखो ये MP सेट का रिजल्ट आया, तो सारे ही जो बड़े बड़े कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर हैं सब ने ऐड चला दी हैं अपने सोशल मीडिया पे, एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं सबके कि ये टारगेट बैच, लक्ष्य बैच। लेकिन बच्चे थोड़ा सोच समझ के, ना तो कभी टीचर आपके सामने आपसे इंटरेक्ट करे, ना तो टीचर की भी बात हो पाएगी आपकी, सब कॉमर्शियल पर्पज से, सब पैसों में टीचर रखे हुए आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। यहाँ मैं हूँ खुद, और मैं ही फाउंडर हूँ आपके इस फेज का, इस ट्रस्ट का मैं ही फाउंडर हूँ। तो सारी चीज़ें आप सभी को सोच विचार करके की जाती है, और जो एग्जिस्टिंग बच्चे वो जानते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ बच्चे मैसेज करके ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो यार हमारा काम नहीं, वो काम MP ऑनलाइन का है। तो यार ऐसा मत क्या करो भाई, हम टीचर हैं यार, हम फॉर्म भरने वाले थोड़ी हैं भाई। फॉर्म्स के बारे में जानकारी जो हमें रहती है हम जरूर देते हैं, लेकिन यार अब ये काम नहीं 24 घंटे की यार फॉर्म भरने वरने वाली चीज़ें, ये नहीं यार। इसके लिए आप थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस करो, आप MP ऑनलाइन की शॉप पे जा करके पता किया करो, जहां भी आपके आसपास ऑनलाइन दुकान होगी वो बताएगा भाई, है ना। हमसे आप प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करो। बाकी जब कोई फॉर्म आता तो यूट्यूब पे हम जरूर बताते हैं, डालते वीडियो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता भाई कि फॉर्म भरने के तरीके और ये सारी चीज़ें, रिजल्ट की PDF हम, रिजल्ट आता तो उसके 24-48 घंटे तक तो दे देते हैं। उसके बाद ये नहीं कि यार फिर हम पूरा महीना आपको PDF भेज रहे हैं, आप मैसेज किया PDF दे दो, PDF दे दो, तो पूरा महीना नहीं चलती भाई। रिजल्ट आता तब 2 दिन तक ठीक है भाई, एक टीम मेंबर को बोल दिया जाता है कि आपका काम है 2 दिन तक बच्चों को रिजल्ट की PDF देना या बच्चे का रिजल्ट देखना। 1 दिन 2 दिन चल जाता है। अब रोज रोज वो बंदा इस काम पे नहीं बैठता भाई, काम बटे हुए होते हैं, तो बटे हुए होते हैं तो हर किसी व्यक्ति का एक काम होता है। तो इसलिए आप लोग आप एक हफ्ते बाद तक कहते हो PDF दे दो, कुछ क्लियर भी नहीं लिखते हो, PDF दे दो, तो बच्चे देखो वो चीज़ नहीं, वो आपके MP ऑनलाइन पे रिजल्ट निकलवाना है, निकलवा सकते हो। हर काम घर बैठे नहीं होता है, और वैसे कमीशन की वेबसाइट पे रहता है ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर दोबारा से आपसे किसी और सेशन में। जय हिंद भाई।